हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण समझाने वाला हूं कि व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो उम्मीद है आपको व्यतिकरण तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को व्यतिकरण का थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूं। व्यतिकरण जो है वो अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है उस पर आधारित है। पहली बात तो ये, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो तरंगे, दो या दो से अधिक तरंगे अगर एक ही बिंदु पर आकर अध्यारोपित होती है तो हमें एक नई परिणामी तरंग मिलती है। अगर अपन कहें कि पहली तरंग का विस्थापन समीकरण अगर y1 है और दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण y2 है, तो जो नई तरंग मिली है तो नई तरंग का जो विस्थापन समीकरण होगा वो y बराबर y1 प्लस y2 होगा। y बराबर y1 प्लस y2 होगा। तो यहाँ पर इसी को अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो व्यतिकरण जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही आधारित है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर ये जो तरंगे हैं, जैसे पहली तरंग हो गई और ये दूसरी तरंग हो गई, अगर पहली तरंग और दूसरी तरंग की आवृत्ति और आयाम दोनों अगर समान हो और वो किसी बिंदु पर जाकर अगर अध्यारोपित होती है तो जो नई तरंग मिलती है उसका आयाम आप लोगों को नई तरंग का आयाम कहीं पर आपको ज़्यादा मिल सकता है और कहीं पर कम मिल सकता है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम। और आयाम जो होता है वो तीव्रता के वर्ग के समान तीव्रता जो होती है, यानी नई जो तरंग बनती है उसकी तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो तीव्रता है वो भी किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम मिलेगी और किसी बिंदुओं पर न्यूनतम मिलेगी। तो इसके आधार पर आयाम का ज़्यादा होना, कम होना, तीव्रता का कम होना, ज़्यादा होना। तो व्यतिकरण को अपन दो भागों में बांट देते हैं। तो व्यतिकरण दो हो जाते हैं यहाँ पे। एक हो जाता है समपोषी व्यतिकरण और एक हो जाता है विनाशी व्यतिकरण। तो देखो नाम से पता चल रहा है, समपोषी मतलब तरंग को पोषण मिल गया, मतलब एक तरंग ये थी और दूसरी तरंग इसी के ऊपर आकर अध्यारोपित होती है, यानी तरंग को पोषण मिल गया, समपोषी व्यतिकरण है। और समपोषी व्यतिकरण के अंदर जो कलांतर होता है फाई होता है वो पाई का समगुणज होता है। पाई का कैसा गुणज होता है? समगुणज होता है। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब काम आने वाले हैं। विनाशी व्यतिकरण में देखो क्या होता है। विनाशी व्यतिकरण में एक तरंग अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी इसके जस्ट नीचे जाती है, यानी तरंग का विनाश कर देती है। यानी यहाँ पर कलांतर का मान पाई का विषम गुणज होगा। पाई का कैसा गुणज होगा? विषम गुणज होगा। तो व्यतिकरण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है समपोषी और एक हो जाता है विनाशी। तो अपन ने पहले पेज में ये समझा कि व्यतिकरण के अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत काम आता है। अगर पहली तरंग का विस्थापन समीकरण y1 है, दूसरी का y2 है, तो नई तरंग का विस्थापन क्या होगा? y बराबर y1 प्लस y2। तो अब हम इसी का गणितीय विश्लेषण करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करके। तो हमने अभी समपोषी और विनाशी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले ली और अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि पहली तरंग जो है y1, उसका जो समीकरण है, विस्थापन समीकरण है, उसको अपन मान लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये साइन ओमेगा टी a1 कैसे लिखा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लो पहली तरंग जो अध्यारोपित हो रही थी वो पहली तरंग ये थी और पहली तरंग का ये जो अधिकतम विस्थापन है यहाँ से ये a1 के बराबर है और ये साइन का कर्व बना रहा है, तो यहाँ पर साइन लिखा। ओमेगा टी इसका कलाकोण है, तो ओमेगा टी इसका कलाकोण है, तो यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया। दूसरी तरंग जो है y2, उसका विस्थापन समीकरण क्या होगा? उसका आयाम जो है वो अपन ने मान लिया a2 है। आयाम कितना मान लिया? a2 है और वही साइन कर्व बना रहा है, लेकिन ये पहली वाली तरंग से जो है थोड़ा आगे या पीछे होगा, तो अपन इसमें फाई जोड़ देंगे, तो इसका समीकरण होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो पहली समीकरण का विस्थापन समीकरण हो गया और दूसरे समीकरण का विस्थापन समीकरण हो गया। अब अध्यारोपण का सिद्धांत जो अपन ने अभी पढ़ा था, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत तो हम यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से जो नई तरंग बनी है उसका विस्थापन समीकरण y होगा और y वेक्टर लिखेंगे क्योंकि सदिश योग होता है। तो पहला जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण और दूसरे का विस्थापन समीकरण दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा। ठीक है, y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। अब इसका गणितीय विवेचन गणितीय विश्लेषण स्टार्ट होता है, तो हम y1 और y2 का मान रखेंगे। तो y1 व y2 का मान रखने पर तो हम इसमें लाके y1 और y2 का मान लाके रखेंगे।
तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो y बराबर y1 का मान क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 का मान क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे गणितीय विश्लेषण करने जा रहे हो तो आपको गणित के कुछ सूत्र याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो आप यहाँ पे देख लो। इसको अपन लिख सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस, अब देखो जिसके साइन के साथ ए आ गया तो अब ए नहीं आएगा, तो साइन के साथ क्या आएगा, बी। अब कोस के साथ बी आ गया तो बी नहीं आएगा, क्या आएगा, कोस ए। तो ये सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी का। तो अब आप ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस सूत्र के रूप में आप इसको खोल सकते हो। तो अपन इसको इस सूत्र के रूप में खोलेंगे तो ये y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है, प्लस a2। अब आप ये ब्रैकेट जब खोलने जा रहे हो तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो और इस पूरे को खोल दो। साइन ए की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, कोस बी की जगह क्या है, फाई, प्लस का निशान। अब आपको साइन के साथ में क्या लिखना है, फाई, और कोस के साथ में अब क्या लिखना है, ओमेगा टी। हो गया यहाँ तक होने के बाद में अब अपन एक काम ये कर सकते हैं कि a2 जो है ये बाहर है, तो a2 का अपन इस पूरे से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, इसको यहीं ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस a2 का गुणा किया, इस पूरे से गुणा किया तो क्या हो गया, a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई। ठीक है, अब a2 इससे गुणा हो गया, प्लस का निशान, और अब a2 इससे गुणा होगा तो a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ भाई, अपन ने ये सूत्र लगाया, इसको खोल दिया, फिर a2 बाहर है ब्रैकेट के, तो अपन ने a2 का गुणा कर दिया। अब a2 का गुणा करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पहले वाले में आप देखो a1 साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, और दूसरे वाले में यहाँ पे देखो a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई लिखा हुआ है, a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें भी साइन ओमेगा टी और इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो अपन इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, इसको तो अकेले को साइड में रख के चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज में अपन ने क्या किया, अपन ने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, देख लो आप क्या बचने वाला है। ये बचेगा आपके पास में साइन ओमेगा टी, तो पहले तो बचेगा a1 और यहाँ पे बचेगा a2 कोस फाई। क्या बचेगा, देखो यहाँ पे थे तो a1 बचेगा और यहाँ से a2 कोस फाई बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया। तो लिख देते अपन, साइन ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद में क्या बचा अपने पास में, यहाँ तो बचेगा a1 और दूसरे वाले में बचेगा a2, साइन ओमेगा 2 कॉमन ले लिया तो कोस फाई बचेगा केवल, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया ब्रैकेट बंद। अब चलते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप, a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो अपन इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, a2 साइन फाई और क्या लिखा हुआ है, कोस ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, और दिमाग दौड़ा के अपन इस सूत्र को वापस से लिखते हैं जो अपन ने अभी लिखा था। साइन ए प्लस बी का जो सूत्र था अपन उसको उल्टा लिखते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस, इसको अपन क्या कर देते हैं, साइन ए कोस बी, और अब यहाँ पे साइन प्लस का निशान, साइन और ए की जगह क्या आएगा बी, और कोस और बी की जगह क्या आएगा ए। अब देखो आप इसका कंपैरिजन करो तो ये तो बन रहा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा तो ये ब्रैकेट जो है वो कोस बी के बराबर होगा। और यहाँ पे आप देखो ये तो आयाम है, ये जो है यहाँ पे ये हो गया साइन बी, और यहाँ पर ये जो होगा वो क्या होगा, कोस ए। तो अपन मानते हैं क्योंकि गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। तो अपन ने माना कि जो नई तरंग प्राप्त हो रही है, नई तरंग जो प्राप्त होगी, तो नई तरंग जो हमें प्राप्त होगी उसका प्रारंभिक कलाकोण थीटा होगा। कितना होगा, थीटा होगा, और उसका परिणामी जो आयाम होगा वो कितना होगा, आर। तो अपन ये जो है इस वाले पार्ट को मान लेते हैं कि a1
प्लस A2 कोस फाई जो होगा उसको अपन मान लेते हैं A1 A2 क्या है, आयाम है, तो नई तरंग का आयाम क्या आएगा R, और कोस आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, कोस आना चाहिए, कोस, और यहाँ पे B की जगह क्या आ जाएगा, थीटा, B की जगह क्या मान लेंगे अपन, थीटा। तो अपन A1 प्लस A2 कोस फाई को क्या माना, R कोस थीटा माना, ठीक है, R कोस थीटा मान लिया। दूसरा वाला पार्ट जो है, अब दूसरा है A2 और साइन फाई, A2 साइन फाई, क्योंकि कोस ओमेगा टी तो दे रखा है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो फाई दे रखा है ना उसके साथ ही छेड़खानी करनी है। तो A2 साइन फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, A2 साइन फाई को अपन ने मान लिया कि A2 साइन फाई जो होगा इसको अपन वही परिणामी आयाम R, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन साइन, और यहाँ पे फाई की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। तो यानी ये बन गया हमारा सूत्र साइन ए कोस बी, यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया, कोस बी हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, साइन बी हो गया, और ये क्या हो गया, कोस ये हो गया। भाई ये कॉमन रहना चाहिए, ये अपन ने मान लिया। तो आपको ये मानना पड़ेगा, इस A1 प्लस A2 कोस फाई को क्या मानेंगे अपन, R कोस थीटा मानेंगे, और A2 साइन फाई को क्या मानेंगे, R साइन थीटा मानेंगे, ठीक है। अब ये जो माना है उनको उठा के रख दो समीकरण में, तो समीकरण में रखने पर जो हमारा ऊपर का समीकरण था, समीकरण में रखने पर आप इनको समीकरणों के नाम भी दे सकते हो, 1 2 3 जो भी देना चाहते हो, लेकिन अपने को पता है तो y बराबर, अपने को पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी आएगा, और जो A1 प्लस A2 कोस फाई था उसकी जगह अपन ने क्या माना, R कोस थीटा माना, रख दिया ऐसे कैसे ही, प्लस का निशान, फिर अपन ने A2 साइन फाई की जगह क्या माना, R साइन थीटा माना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोस ओमेगा टी, क्या लिखा हुआ है, कोस ओमेगा टी। अब आप देखो इन दोनों में R कॉमन आ रहा है, तो अपन R कॉमन ले लेते हैं, R कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है केवल साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस, यहाँ से R कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा कोस ओमेगा टी, ठीक है। हमारा काम आसान हो गया, हम यही सूत्र बनाना चाह रहे थे। तो y बराबर यहाँ पर साइन ए कोस बी, साइन बी कोस ए, तो कौन सा सूत्र बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का, तो R, और ये सूत्र बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो ए यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी, और बी क्या है यहाँ पे, थीटा। तो हमारे पास नई तरंग का, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बन गया। R बराबर R यहाँ पर क्या है, R परिणामी तरंग का आयाम है, हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर R कैपिटल R क्या है, यहाँ कैपिटल R परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का क्या है, आयाम है, और थीटा जो हमारी परिणामी तरंग बनी है उसका प्रारंभिक कला कोण है, प्रारंभिक कला कोण है थीटा यहाँ पे। इस तरीके से हमारे पास नई तरंग का विस्थापन समीकरण y बराबर R क्या आया, y बराबर R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया हमारे पास नई तरंग का विस्थापन समीकरण, ठीक है। तो यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है, तो अपन लिख सकते हैं यह क्या है, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निकाल लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ थीटा का मान निकालेंगे। भाई थीटा प्रारंभिक कला कोण होगा कितना, थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपन ने माना था, क्या माना था अपन ने, A1 प्लस A2 कोस फाई को अपन ने क्या माना था, R कोस थीटा, और A2 साइन फाई को अपन ने क्या माना था, R साइन थीटा, ठीक है। अब अपने को थीटा निकालना है, तो अगर अपन इसको मान ले समीकरण नाम दे देता हूँ, मैं इसको समीकरण दे देता हूँ 1 और इसको 2 दे देता हूँ, ठीक है। अगर इसको दे दिया, अगर मैं साइन में कोस का भाग लगाता हूँ तो टेन आता है, R से R कट जाता है, तो अपन यही काम कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में भाग लगाएंगे। लेकिन भाग लगाने से क्या होगा, भाग लगाने से तो हमें टेन थीटा तो मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा,
तो थीटा ज्ञात करने जा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में एक का भाग देने पर तो लगा दो भाग लगा देंगे। नेक्स्ट पेज में भाग लगाया आर साइन थीटा में भाग लगाया आर कोस थीटा का बराबर आर साइन थीटा के बराबर क्या है यहाँ पे ए टू साइन फाई, यही है। और इसमें भाग लगेगा किसका, A1 प्लस A2 कोस फाई का। लग गया भाग, आर से आर कट गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या कहलाएगा, टेन थीटा बराबर A2 साइन थीटा बटा A1 प्लस A2 कोस थीटा। यहाँ तक हो गया। थीटा के गुणा में टेन है तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स A2 साइन थीटा बटा A1 प्लस A2 कोस थीटा। ठीक है, ये हमने थीटा ज्ञात कर लिया, आसान है, थीटा ज्ञात कर लिया। अब हमें आर का मान भी ज्ञात करना है कि आर कितना होगा, परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। तो परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो ये समीकरण अपन ने माने थे ये वाले समीकरण, तो इसमें ऐसा क्या करें जिससे हमें केवल आर के बराबर में मिल जाए। अगर मैं साइन स्क्वायर इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके जोड़ूं और आर कॉमन ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, तो आर और आर के बराबर में समीकरण आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर जो अपन ने अभी 1 और 2 माने थे, तो समीकरण नंबर 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो हम वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे, तो जोड़ो। समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 ये रहा, इसका वर्ग करेंगे LHS का वर्ग, पहले LHS का कर लेते हैं, फिर RHS का कर लेंगे। तो अपन ने क्या किया, पहले वर्ग किया समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 1 मतलब आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2 का RHS क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, बराबर का निशान। फिर समीकरण नंबर 1 में क्या था, LHS में A1 प्लस A2 कोस फाई, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। दूसरा समीकरण का क्या था, A2 साइन फाई, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। जोड़ दिया सभी को, समीकरण नंबर 1 और 2 का वर्ग करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो इधर वाले टर्म में आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहला काम अपन ये कर लिया, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पे केवल क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा, और इसी के बराबर में ये चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना ये चल रहा है, मैंने इसको अभी खोला नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले आप ये देखो, ये एक सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये तो जाएगा आर स्क्वायर गुणा में 1, आर स्क्वायर गुणा में 1, तो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। और इधर जो था A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर, ये चल रहा है, कोस फाई का होल स्क्वायर, और A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, ये चल रहा है भैया। अब आप ऐसा करो, इस सूत्र को खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। खोलो तो, आर स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 कोस फाई, बी है तो इसको करो A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab, 2A1 और b क्या है, A2 कोस फाई, लिख दिया भाई। फिर प्लस का निशान, इसका वर्ग करेंगे तो A2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। अब बताओ क्या कर सकते हैं अपन, अब अपन ये कर सकते हैं, देखो A2, ये इसको अंडरलाइन करते हैं, ये वाला पार्ट देखो आप, और ये देखो दोनों देख लिया। दोनों देखोगे तो आपको लग रहा है कि A2 स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई हो रहा है। तो लिखो, यहाँ पे अपन ने लिखा, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं,
आर स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं पहले लिख देता हूँ 2A1 A2 कोस फाई प्लस, इसको लिखेंगे तो A2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इसका मान कितना होगा? 1 हो गया। तो लिख दो नेक्स्ट पेज में क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है, देखो हमारे पास बच रहा है A1 स्क्वायर और ये 2A1 A2 कोस पाई और A2 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 2A1 A2 कोस फाई और प्लस A2 का स्क्वायर, ये बच रहा है केवल ये बच रहा है। ठीक है, 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर ये बचेगा। अब ये बच रहा है, हमें तो केवल आर ही तो ज्ञात करना था, तो आर स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल ले लो, ये वर्गमूल ले लिया। A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 का स्क्वायर, ये आ गया परिणामी तरंग का आयाम। और अपन ने थीटा तो पहले निकाल ही लिया था और ये परिणामी तरंग का आयाम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने अभी तक केवल व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में अपन ने परिणामी तरंग का जो है थीटा निकाला है, प्रारंभिक कला कोण निकाला है, थीटा क्या था, ये थीटा निकाला है अपन ने, है ना, और परिणामी तरंग का आयाम निकाला है आर। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके PDF पाने के लिए आप जो है इन नंबरों पर मेरे को मैसेज करें। ठीक है, इन नंबरों पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और इस पे इसकी पूरी PDF ले सकते हैं। और भी किसी नोट्स की PDF चाहिए हो तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अब अपन सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग जो है उसकी तीव्रता कैसे निकालेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा अपन सीखेंगे कि स्थिति नंबर फर्स्ट समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, विनाशी में क्या होगा, और यदि आयाम बराबर बराबर होंगे तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों टॉपिक, तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रहें, इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय